अभी किसने ज्वाइन किया है? आपका नाम तो हमारे ग्रुप में है नहीं, कौन है? सर ये मेरी फ्रेंड है, मैंने इनको लिंक शेयर किया है। अच्छा, जी। तो ये जो हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन का कल हमारा पेपर है, इसमें अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया? पहले तो आप लोग एक एक करके बता लो, या कुछ आपको डाउट्स है तो वो पूछ लो पहले एक एक करके। कोई तो बोलेगा तभी होगा शुरुआत। हिमांशु, कितना पढ़ लिया? सर 10 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, बाकी 11 हम्म, 12 क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी सर। जितने कितने क्वेश्चन समझ में आ गए? मतलब कि 6th क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि आपने उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। हाँ हाँ, वो तो करना नहीं है, वो छोड़ दो। वेल टैक्स है, वेल टैक्स तो सिलेबस से हट गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 7 8 9 आठ 8 क्वेश्चन तो सर समझ में आ गए। समझ आ गए? हाँ जी। ओके, अच्छा है। और बाकी रश्मि जी, आपने कितना कर लिया है? सर मैं भी 10th पे ही हूँ। और अच्छा। मेरे को ना वो एग्रीकल्चर इनकम तो बिल्कुल नहीं समझ आया। अच्छा, ठीक है, हाँ। और मैं आपको बाकी बाकी आ बताऊंगी। गया सब कुछ। और नहीं नलिनी सर, जी? बाकी मैं कर रही हूँ। ठीक है, आपको कितना आ गया नलिनी? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी मेरा रिवीजन हो गया है सर। बस रिवीजन करना है। अच्छा, सृष्टि? सृष्टि, कितना हो गया आपका? चलो, सृष्टि को शायद आंसर नहीं देना। सर एक 12th है, 12th वो भी नहीं समझ आ रहा है मुझे। तो कोई नहीं, सर मैं फिर 12 सारा क्वेश्चन तो समझाता मेरे हूँ को आपको धीरे धीरे करके। देखो, इस एक्सक्यूज सब्जेक्ट मी को सर। हमें। हाँ जी। सर कैपिटल एसेट्स के बारे में ना इसमें ज्यादा नहीं, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, कैपिटल एसेट्स एंड इट्स काइंड्स। तो इफ यू कैन जस्ट थोड़ा इस पे लाइट दे दीजिएगा प्लीज। हम्म, देखो, अगर हमें इनकम टैक्स सब्जेक्ट कल के लिए पढ़ाई करना है, या कल के लिए हमें सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो हम कैसे इसको पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो इनकम्स हैं, ये 5 टाइप्स ऑफ इनकम है। जैसे हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होती हैं, उसी तरह से 5 तरह की इनकम जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताई गई है। सबसे पहले हमें इन्हीं 5 फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर उसके बाद हमें कुछ और पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें अपनी फिंगर्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहली फिंगर हमारी वो है आपकी सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेड है ये इनकम टैक्स का। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू का भी छोड़ देते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमारे को पढ़ना कैसे इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहली जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कवर करती है। सबसे पहले कोई भी अगर ऐड कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन, यानी कि वो इनकम है क्या और उस इनकम में कौन कौन सी इनकम इंक्लूड है। तो सबसे पहले सैलरी इनकम। अब आप मुझे बस इतना बताओ कि सैलरी इनकम में किस तरह की इनकम को इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी इनकम है जो अंडर द हेड सैलरी आती हैं। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो नहीं सकता है। सर सर इसमें सैलरी एडवांस में सैलरी, एडवांस जैसे सैलरी, या हम्म, ड्यू सैलरी। सैलरी सर काइंड में, कैश में, एडवांस में, तो ये सब चीजें सैलरी के अंदर आएंगी। जो भी आपको देखो, सैलरी के लिए दो चीज़ें होनी जरूरी हैं। एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना जरूरी है। एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं है जो सैलरी दे सकता है। सैलरी देने का अधिकार केवल एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर ही अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सकता है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होना चाहिए। अब सैलरी, एम्प्लॉयर की तरफ से जो भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है एम्प्लॉय को, वो सब सैलरी है। कैश, काइंड्स, ठीक है, उसके अलावा फैसिलिटीज़, और इसके अलावा फ्री सर्विसेज, जो भी चीज़ एक्स वाई जेड जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करा रहा है वो सारी सैलरी है।
एक एम्प्लॉय जो है 12 मान लो 12 घंटे की जॉब कर रहा है एम्प्लॉयर के पास, लेकिन एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में एक प्रोविज़न है कि जैसे एम्प्लॉय आएगा तो सुबह की चाय, दोपहर का लंच उसको मिलेगा और शाम की चाय भी मिलेगी। ये उसके पूरी फैक्ट्री में जितने भी लोग हैं इंडस्ट्री में सबको मिलता है। अब उसको हर महीने जो सैलरी है वो 10,000 मिल रही है, तो बेसिक सैलरी उसकी 10,000 हो गई। हमारे पास सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी है, इसके अलावा सर अलाउंसेस हैं, परक्यूजेस हैं, ये तो नाम है जो हमारे यहाँ पे बता रखा है। एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, ये सब नाम है जो बता रखा है, लेकिन इन नाम को हमें एग्ज़ाम तक याद भी तो रखना है। तो हमें सिंपल टर्म में ऐसे याद रखना है कि एक एम्प्लॉयर को एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर जो भी चीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, वेदर अ कैश और काइंड या फैसिलिटी या सर्विसेज, वो सब क्या है, वो सब सैलरी है, वो सब सैलरी में टैक्सेबल होता है। इवन जो फ्री पिक एंड ड्रॉप होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, गाड़ी आपके पास आती है, आपको पिक करती है, आपको कॉल सेंटर जॉब ले जाती है, वहाँ पे फिर आप 12 घंटे 8 घंटे की अपनी जॉब करते हैं, उसके बाद फिर आपको पिक करती है, आपके घर छोड़ देती है। तो ये पिक एंड ड्रॉप वाला जो सिस्टम है ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर ये पिक एंड ड्रॉप नहीं होता तो आपको अपने पर्सनल खर्चे से इसको जाना पड़ता है ऑफिस को अटेंड करने, तो आपका पैसा खर्च होता है। जो जितना पैसा आप महीने का सेव कर रहे हैं वो भी आपकी सैलरी में। जब भी क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में इनकम फ्रॉम सैलरी, इसमें आपसे कुछ भी पूछे सैलरी के बारे में, आपको सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सैलरी लिखनी है। डेफिनेशन ऑफ सैलरी के बाद दूसरा आपको लिखना है सैलरी के काइंड्स, ये आपको लिखना ही लिखना है, चाहे पूछे या ना पूछे। उसके बाद फिर जो पूछ रहा है वो लिखना है, क्योंकि हमें 4 से 5 पेज का आंसर भी तो बनाना है एग्ज़ाम में, इसलिए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि एम्प्लॉयर एक फैक्ट्री में काम करता है, तो उसको सुबह की जो चाय मिल रही है, दोपहर का जो लंच मिल रहा है, तो चाय लंच और प्लस शाम की चाय, इसका जो भी पैसा उसका सेव हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो लंच अगर ऑफिस नहीं प्रोवाइड करवाता तो वो घर से लंच डेफिनेटली 100% लेके ही जाता है, बिना खाए कोई जी नहीं सकता। तो उस लंच में उसके जितने पैसे खर्च हो जाते हैं वो पैसे जो उसके सेव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लें कि 80 रुपये का एक लंच तैयार हो जाता है घर में, अगर तैयार करते हैं तो 80 रुपीज़ वो 80 रुपीज़ उसका रोज़ का सेव हो रहा है, तो महीने का कितना हो गया उसका 2400 रुपये सेव हो रहा है, तो वो उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया एक तरह से। इसके अलावा उसको पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिल रही है, तो वो भी उसका इंक्रीमेंट हो गया सैलरी का, वो भी ऐड हो जाएगा। इसके अलावा उसको कोई अलाउंस मिल रहा है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया नहीं देना पड़ेगा, किराया कंपनी भरेगी, और कंपनी ने रेट फिक्स कर रखा है कि 8,000 रुपये सारे एम्प्लॉय को मिलेगा, चाहे कमरे का किराया 20,000 हो चाहे 50,000 हो, उससे कंपनी कोई मतलब नहीं है। तो 8,000 एक हाउस रेंट अलाउंस जो है वो भी सैलरी में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा कोई फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई मेडिकल इंश्योरेंस, कुछ भी ऐसी चीज़ भी मिल रही है तो वो भी सैलरी है। जो भी चीज़ ऐड ऑन कर रही है, बेनिफिट्स को बढ़ा रही है, एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे रही है, एम्प्लॉय को कोई सर्विस मिल रही है, वो सब उसका सैलरी है। तो बेसिक रेम्यूनरेशन, कंपनसेशन जो भी रिसीव करता है एक इंडिविजुअल इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के बदले में जो भी रिसीव कर रहा है एम्प्लॉयर से, वो सब सैलरी है। ये हमारी सैलरी की डेफिनेशन भी हो गई, इसमें सैलरी आ भी गई। फिर हम लिखेंगे अगला काइंड्स ऑफ सैलरी। तो बेसिक सैलरी आएगी जिसमें हमारा वेजेस है बेसिक सैलरी में, ठीक है। वेजेस के साथ साथ हमारी और भी जो सैलरी हो सकती है, जैसे मंथली सैलरी, बेसिक सैलरी, ये सब आ जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा काइंड्स, जिसमें एडवांस सैलरी है। अगर हमने अगले महीने की सैलरी इसी महीने एडवांस ले ली तो वो अगले महीने टैक्सेबल नहीं होगी, वो रिसीविंग बेसिस पर टैक्सेबल होती है। हमारा इनकम टैक्स एक्रूवल बेसिस पर चार्ज करता है यानी कि यहाँ पर अभी क्या आपको मिल रहा है उससे मतलब है, आगे क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो एक्रूवल बेसिस पे होता है, ये ड्यू बेसिस पे भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक्रूवल बेसिस पे होता है। तो सैलरी आपको जो भी मिली, एडवांस सैलरी मिली, एरियर सैलरी पिछले महीने नहीं मिली थी इस महीने मिल गई, कुछ अलाउंसेस मिल गए जैसे लंच अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंस, और आपका हाउस रेंट अलाउंस। रेंट फ्री एकोमोडेशन जो होता है वो अलाउंस नहीं है, वो आपको घर मिल रहा है कंपनी से, तो वो रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिस्ट है। ये आपको डिफरेंस सीखना पड़ेगा, परक्यूजिस्ट में और अलाउंस में क्या डिफरेंस है। तो अलाउंसेस होता है पैसा जो आपको किसी भी नाम से मिल रहा है, परक्यूजिस्ट होती है फैसिलिटीज़, जो पैसा नहीं मिल रहा, फैसिलिटीज़ मिल रही है, फ्री लंच, वो अलाउंस नहीं, वो परक्यूजिस्ट है। लेकिन लंच का अगर पैसा मिलना लग जाए तो वो अलाउंस हो जाएगा। तो अलाउंस इज़ अ कैश और परक्यूज इज़ अ काइंड, ठीक है, फैसिलिटीज़ हैं परक्यूजेज जो हैं। तो ये हो गया आपका, इस जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन है, या ऑफिस की तरफ से कोई गाड़ी दे दी है आपको, या कोई शेयर दे दिए कंपनी के कि हर महीने अगर आपका
ट्रैक रिकॉर्ड आपका काम अच्छा रहा तो एक शेयर आपको हर महीने ऐड होता जाएगा कंपनी का, तो वो शेयर भी परक्यूज है, उसकी वैल्यू परक्यूजेस कहलाएगी। कोई भी फ्री सर्विसेज आपको मिल रही वो सब परक्यूजेस में आएंगे। इसके अलावा वेजेस में या सैलरी में और क्या जुड़ता है, इसके अलावा जुड़ता है पेंशन। जो हमें पेंशन हर महीने मिलता है वो भी सैलरी के रेट से ही टैक्सेबल होता है। इसके अलावा कोई भी एन्यूटी रिसीप्ट, कोई भी एन्यूटी इनकम, एन्यूटी मतलब इंटरवल पर 3 महीने, 6 महीने, ईयरली ऐसी कोई इनकम मिल रही है तो वो भी सैलरी है। लेकिन वो इनकम हमें एम्प्लॉयर से मिलनी चाहिए, कहीं बाहर से मिलेगी तो वो सैलरी नहीं होगी, वो अदर सोर्स में जा सकती है। बोनस, कोई बोनस मिल रहा है हमें, कोई ग्रेजुटी मिल रही है। देखो ग्रेजुटी क्यों मिलती है, जब हम अपने 30-40 साल कंपनी को दे देते हैं तो कंपनी हमें ग्रेजुटी देती है। तो ग्रेजुटी जो वर्ड है वो ग्रेटिट्यूड से निकला है। ग्रेटिट्यूड मतलब सम्मान करना। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय का सम्मान करते हुए कि इतने साल उसने कंपनी को दिए, कंपनी को आगे बढ़ने का मौका मिला उसकी मदद से एम्प्लॉय की, तो उसको सम्मान में कुछ पैसा दे देती है कंपनी। तो वैसे ग्रेजुटी इंडिया में टैक्स फ्री है, लेकिन इनकम में तो जोड़ेंगे उसको पहले, बाद में डिडक्शन दे देंगे। इसके अलावा कहीं पे ऐसे होता है ये आपकी CL है, कैजुअल लीव है, और ये आपकी अर्न लीव है। अगर छुट्टी नहीं लोगे तो इतना पैसा आपको मिल जाएगा, और इन छुट्टियों को चाहे लो या ना लो, ये तो कैजुअल लीव में गल जाएंगे, इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अर्न लीव भी सैलरी ही होती है, तो अर्न लीव भी आ जाएगा। बहुत सारे जगह पर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हमको क्या मिलता है, लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, यानी कि छुट्टियाँ लेके बच्चों घूमने जाओ और उसका पैसा जो है कंपनी देगी, यानी कि गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी। तो ये लीव ट्रैवल जो आपको मिलता है, अमाउंट मिलता है, अलाउंस मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस, ये भी आपका सैलरी में ऐड होकर टैक्सेबल होता है। इसके अलावा कई ऑफिस के अंदर यूनिफॉर्म का सिस्टम, जैसे बैंकों में जॉब करते हैं तो वहाँ पे यूनिफॉर्म का सिस्टम होता है। जैसे आप किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाओ तो आपको ड्रेस कोड सबका सेम दिखेगा। अब वो सेम इसलिए भी है क्योंकि कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, तो इसके लिए कंपनी एक यूनिफॉर्म अलाउंस दे देती है कि वो इस तरह का कपड़ा खरीदने में आपको दिक्कत ना हो, कंपनी आपको यूनिफॉर्म अलाउंस दे देगी। तो यूनिफॉर्म अलाउंस भी आपको पैसा है, वो भी टैक्सेबल होगा। जो भी पैसा मिलेगा वो अलाउंस है, जो सामान मिलेगा वो परक्यूजेस है। परक्यूजेस अलाउंस में यही फ़र्क है। स्पेशल अलाउंस, कोई स्पेशल अलाउंस दे दिया आपको, कोई भी स्पेशल अलाउंस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि भाई जिसके 2 बच्चे हैं उनको इतना पैसा मिलेगा, जिसके बच्चे नहीं उनको नहीं मिलेगा, तो स्पेशल अलाउंस उन लोगों के लिए जिनके 2 बच्चे हैं, और जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको नहीं मिलेगा। इस तरह कोई प्रोविज़न हो गया। तो उसके अलावा आपका हो गया, आपने फॉर एग्जांपल VRS ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। अब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया तो कुछ पैसा मिलेगा उसका, तो जो ये पैसा मिलेगा वॉलंटरी रिटायरमेंट का, ये पैसा भी आपका सैलरी में ही टैक्सेबल होता है, क्योंकि सैलरी का ही पार्ट है ये। उसके अलावा फॉर एग्जांपल कंपनी में काम करते कोई दुर्घटना हो गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, कुछ नुकसान हो गया, तो आपको कंपनसेशन मिला, तो कंपनसेशन भी एक तरह से सैलरी है, वो भी सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होगी। तो सैलरी में 2 तरह की चीज़ें हैं जिन पे आपको छूट मिलती है, एक अलाउंसेस और एक परक्यूसेस। उसके अलावा स्टैंड डिडक्शन तो है ही। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलाउंसेस पे कितनी छूट मिलेगी। अलाउंसेस इज़ अ कैश, अलाउंसेस एक कैश है। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस, आपको हर महीने कंपनी ने बोला कि 8,000 रुपये से आपको घर का किराया देंगे, चाहे आपका घर का किराया 2,000 हो, चाहे आपका घर का किराया 20,000 हो, कंपनी आपको 8,000 देगी। अब ये जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, ये खर्चे के बेसिस पे छूट मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका घर का ओरिजिनल किराया 6,000 है और आपको कंपनी 8,000 दे रही है, तो 8,000 में से 6,000 की डिडक्शन मिल जाएगी और 2,000 आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आपका घर का किराया 10,000 है तो फिर पूरा 8,000 की छूट मिल जाएगी। ये हो गया अलाउंसेस ख़त्म। अलाउंसेस में खर्चे के बेसिस पर, यानी कि जितना पार्ट आपने एक्सपेंड कर दिया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो आपको छूट मिलेगी। ये आप एग्ज़ाम में इस तरह से लिखना, क्योंकि आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट होते, BCom कर रहे होते, फिर आपका ये सब्जेक्ट होता फाइनेंशियल अकाउंटिंग, या फिर ये होता इनकम टैक्स, तो फिर मैं आपको इसका सॉल्व करके दिखाता पूरा। और ये लॉ में इसलिए जोड़ा गया सब्जेक्ट कि बहुत सारे लॉयर जो है ना, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर इनकम टैक्स का काम भी करते हैं, इनकम टैक्स से मैटर भी डील करते हैं, बहुत से रिटर्न भी फाइल करते हैं लोगों की। जर्नली जो टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो फाइन लगा देता है या किस तरह के कोई चार्जेस लगा देता है, उन सब की डीलिंग के लिए भी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स भी पढ़ाया जा रहा है। लेकिन BCom के स्टूडेंट को इनकम टैक्स कैलकुलेट भी करना पड़ता है, उसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे मैथ्स के सवाल होते हैं उस तरह से। आपको केवल इतना याद रखना है जो थ्योरी में लिखना है, जो थ्योरी में इतना लिखना है कि अलाउंसेस जो होते हैं वो खर्चे के बेस पर, जो एक्चुअल अमाउंट आपने स्पेंड किया उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए,
उतना आपको छूट मिल जाएगी, बाकी चार्जेबल हो जाएगा। अगर वो खर्चा ज़्यादा है तो कम की छूट मिल जाएगी। अब दूसरा पार्ट है परक्यूजेस। परक्यूजेस में आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सामान मिल रहा है। ऑफिस से हर महीने बच्चों की किताबें, बच्चों की कॉपियाँ, ऐसी कोई चीज़ मिल रही है। ऑफिस से हर महीने आपको क्या मिल रहा है, गाड़ी दे दी ऑफिस ने आपको, बोला कि इसको घर में भी यूज़ करो, प्राइवेट भी यूज़ करो, ऑफिस भी आओ जाओ, ये गाड़ी आपकी जब तक कंपनी में जॉब करोगे। तो जो पैसा गाड़ी का कंपनी ने खर्च किया होगा, देखो कोई भी चीज़ पैसे से चलेगी ना। मान लो कंपनी ने आपको हर महीने 4,000 रुपये का पेट्रोल देना है, तो वो अलाउंस है, कैश अगर दे रही है तो। लेकिन कैश ना देके पेट्रोल भरवा रही है गाड़ी में, तो वो परक्यूजेस है। अब ये खर्चे का कैसे होगा, जितना पेट्रोल आपने ऑफिस के काम के लिए खर्च किया होगा या उस पर्टिकुलर मकसद के लिए खर्च किया होगा, उसके लिए छूट मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। अब अब ऑफिस ने आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, रहने के लिए फ्री घर दे दिया, तो घर, फिर रहने के लिए जब घर दिया तो घर क्या है, परक्यूजेस है। तो परक्यूजेस पर टैक्स कैसे लगेगा, परक्यूजेस की वैल्यू, मार्केट वैल्यू से टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल उस घर की जो मार्केट वैल्यू है वो 2,000 रुपये है, मतलब 2,000 रुपये किराया है उस घर का हर महीने का, तो 2,000 रुपये आपके सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा। परक्यूजेस में डिडक्शन नहीं मिलती, अलाउंसेस में डिडक्शन मिलती है। परक्यूजेस आपके सैलरी को बढ़ा देते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। अलाउंसेस में डिडक्शन मिलती है जितना भी आपने एक्चुअल खर्चा किया उसकी, और परक्यूजेस में आपको डिडक्शन नहीं मिलती, लेकिन परक्यूजेस की वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड ऑन हो जाती है, क्योंकि उससे सैलरी आपकी बढ़ जाती है, सैलरी इनहेंस करती है इससे परक्यूजेस की वजह से। जैसे फ्री लंच मिल रहा है ऑफिस में, तो हमने आइडिया लगाया 80 रुपये का लंच पे खर्चा होता है, महीने का 2,400 रुपये आपकी सैलरी में ऐड ऑन हो जाएगा, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब इनकम टैक्स लगाओगे तो इनकम बढ़ जाएगी। उसी तरह से सेक्शन 16 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, वो कहता है सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी आपको। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है ये हम देख लेंगे। 1,50,000 तक तो पेंशन पे डिडक्शन है आपकी, कम्यूटेशन और पेंशन है तो। और प्रोफेशनल टैक्स, अगर कोई भी, जैसे आप डॉक्टर है, इंजीनियर, तो आपको प्रोफेशनल टैक्स देना होता है सरकार को, उस प्रोफेशनल टैक्स को आपने जितनी भी पेमेंट की उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका सैलरी कंप्लीट। अब दूसरा हेड आ गया आपका जो इम्पोर्टेंट है, वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब पहले सैलरी में अगर कुछ बचा है तो वो पूछ लो, फिर हम दूसरे हेड की तरफ चलते हैं। सैलरी में तो मैंने आपको बेसिकली थ्योरी लिखने के हिसाब से तो पूरा बता दिया है, क्योंकि थ्योरी ही आपको लिखनी है एग्ज़ाम में। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल थ्योरी पे ध्यान देना है। तो मेरे ख्याल से अभी सैलरी में तो हाँ जी, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो क्या ये हमें सैलरी वाले क्वेश्चन में मेंशन करना होगा? नहीं, ये तो इनकम फ्रॉम अदर सॉरी अदर सोर्सेज है। हम तो अभी इनकम अंडर द हेड सैलरी की बात कर रहे हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू। तो अभी हमने एक फिंगर कंप्लीट कर लिया अपने हाथ की, हमारे हाथ में टोटल 5 फिंगर हैं। दूसरे फिंगर है हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम है। वैसे इनकम दूसरी इम्पॉर्टेंट बिजनेस एंड प्रोफेशन होनी चाहिए, पर अभी मैंने हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया, तो हम हाउस प्रॉपर्टी को ही कर लेते हैं। दो इनकम तो सभी कमा रहे हैं, एक सैलरी और एक बिजनेस इनकम। लगभग सब इसी चीज़ में है, या तो बिजनेस कर रहे हैं या सैलरी पे जॉब कर रहे हैं, तो 2 इनकम सबके पास होती है जनरली। तीसरी इनकम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसका मतलब है कि आपके रेंटल इनकम है, आपके पास दिल्ली में 4-5 फ्लैट है या 4-5 मकान है, उनसे आपको पैसा आ रहा है, तो भाई अब पैसा आएगा तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। हमारा इनकम टैक्स किस चीज़ को पकड़ता है, एक्रूअल बेसिस पर। इनकम जनरेट आपने कहीं से भी कर ली, आपको टैक्स देना पड़ेगा। इलीगल और लीगल नहीं देखता ये टैक्स दे देता है। आपने गैम्बलिंग के सट्टा लगाया, पैसा मिल गया आपको, इनकम टैक्स को पता लग गया कि आपने सट्टा लगा के 10 लाख रुपए जीत लिए, तुरंत आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। पुलिस अलग सजा देगी आपको गैम्बलिंग करने के लिए, सट्टा लगाने के लिए, लेकिन इनकम टैक्स वाले उस इनकम पे भी टैक्स ले लेंगे आपकी। उनको इससे मतलब नहीं है आपने कैसे कमाया, उनको तो बस कमाने से मतलब है कि आपने कमाया, आपके खाते में पैसा आया तो टैक्स दे दो। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे हम। हर व्यक्ति को सरकार ने एक छूट दे रखी है कि एक हाउस आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होगा, रेजिडेंशियल हाउस होगा, जिसमें आप खुद रहते हैं। ठीक है, वो आपके फैमिली साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना भी बड़ा घर कितना भी छोटा घर आप रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। मान लो 2 हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं,
लेकिन घर जो है बहुत बड़ा है, 200 गज का है, 250 गज का है, 400 गज का है, 500 गज का है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक घर हमेशा सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कही जा सकती है। लेकिन अगर मान लो वो 2 घर में रह रहे हैं, फैमिली है, लेकिन वो 2 घर उन्होंने अपने अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल वो दिल्ली में 2 कोनों पर उनका घर है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली। कभी वो ईस्ट में रहते हैं, कभी वो वेस्ट में रहते हैं, अपने बिजनेस के हिसाब से, उनका कन्वीनियंस के हिसाब से वो रहते हैं ऐसे। अब क्यों रहते हैं ये पता नहीं। तो दोनों हाउसेस में उनको कोई हाउस किराए पे नहीं है, दोनों हाउस उनके अपने ही हैं और उनके टोटल 4 हाउसेज हैं। जब वो टैक्स भरने गए तो उन्होंने 2 हाउस का टैक्स भरने की कोशिश की कि भाई मेरे पास 4 घर हैं, लेकिन 2 तो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ और 2 ही है जो मैं इनकम आती है मतलब ईमानदारी से टैक्स भर रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, नहीं, केवल एक ही घर अलाउड है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए केवल एक ही घर अलाउड है, 2 घर अलाउड नहीं हो सकते। तो आपको एक घर को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। डीम टू बी लेट आउट का मतलब ये है कि मान लो कि ये किराए पे होता तो इसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना किराया मिलता, और ये सबको पता होता है एरिया के हिसाब से। आपको ही पता होगा कि आज आप जिस घर में रह रहे हो, अगर वैसा ही घर आप सेम सुविधाओं वाला किराए पे लेने जाओ तो कितने का मिलेगा, उतना पैसा आपका डीम टू बी लेट आउट मान के टैक्स लग जाता है। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले ये याद रखना है कि एक घर की छूट मिली हुई है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, और जो भी इनकम आपने हाउस प्रॉपर्टी से अर्न की वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल की, देखो कमर्शियल पर्पस इसमें जो लिखना जरूरी, रेजिडेंशियल पर्पस नहीं। मान लो मैंने किसी को घर किराए पे दे रखा रहने के लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो रेजिडेंशियल के लिए दे रखा है, तो मैं क्यों टैक्स दूँ, रेजिडेंशियल पर टैक्स होता ही नहीं है। लेकिन नहीं, मैं तो सर कमर्शियल यूज़ कर रहा हूँ ना, मेरे को तो किराया मिल रहा है, तो मुझे किराया मिलेगा तो मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका हाउस प्रॉपर्टी का। जो भी चीज़ आपने, जितने भी घर, जितने भी मकान, जितने भी फ्लैट आपने लेट आउट कर रखे हैं, लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, जिससे आपको अर्निंग हो रही है, तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। एक्रूअल बेसिस पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स एक्रूअल बेसिस पे लगाता है कि जितना आपको एक्चुअली इनकम रिसीव हुई उस पर टैक्स देना पड़ेगा आपको। ये कैश हुई, बैंक में हुई, कैसे भी हुई, वो इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो घर है, इसमें एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के नाम पे अलग अलग घर हैं, और हस्बैंड एक घर की छूट ले रहा है, वाइफ एक घर की छूट ले रही है सेल्फ ऑक्यूपेशन के, सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेसिस पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लियर कर रखा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास अपने अपने घर हैं, अपने अपने नाम को, हस्बैंड के नाम पे 2 घर हैं, वाइफ के नाम पे 2 घर हैं, एक ही घर की दोनों मांग रहे हैं, भाई रेजिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्यूपेंसी के बेसिस पर एक ही घर की छूट दे दो, तो नहीं, एक ही घर की छूट मिलेगी हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला के। ये भी एक रूल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैंने एक चीज़ बताया था कि जो घर आपने अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई वैसे ही तो घर कम है, दिल्ली में, मुंबई में, इतने बड़े शहरों में पहले ही घरों की कमी है, तो मिसयूज़ क्यों करें किसी प्रॉपर्टी को। मिसयूज़ अलाउड नहीं है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो मिसयूज़ अलाउड नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर 2 घर आपने रहने रहे तो एक घर को आप डीम टू बी लेट आउट मान लोगे। अब ये डीम्ड वर्ड क्या है, डीम्ड वर्ड में 2 वर्ड हैं, एक तो डीम टू बी लेट आउट और एक डीम्ड ऑनर, डीम्ड ऑनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, लड़की के पिताजी रहते हैं बॉम्बे में और लड़की रहती है दिल्ली में। उसके पिताजी ने दिल्ली के घरों में से एक घर अपनी बेटी को दे रखा है रहने के लिए हस्बैंड के साथ, होता है जनरली ऐसे केसेस के अंदर। एक्चुअल मालिक कौन है, उसका एक्चुअल ऑनर कौन है, पिताजी हैं जो रहते हैं मुंबई में। वो उसका कोई टैक्स नहीं भर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास वो घर कब्जे में नहीं है और ना कोई इनकम हो रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को दे रखा है। लेकिन बेटी के पास अगर दिल्ली के घर में 2 फ्लैट हैं, तो एक फ्लैट तो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा और दूसरे फ्लैट पर उसको डीम्ड ऑनर मान के टैक्स देना पड़ेगा। डीम्ड ऑनर वो होता है जिसके पोजीशन में फ्लैट है, जिसके पोजीशन में हाउस प्रॉपर्टी है और उसका किराया अर्न वो कर रहा है, उसकी इनकम उसको आ रही है, तो वो डीम्ड ऑनर हो गया। डीम्ड ऑनर के पास ट्रांसफरेबल राइट नहीं होते, डीम्ड ऑनर के पास केवल पोजीशन होता है। डीम्ड ऑनर का मतलब ये भी नहीं है कि वो इसका एक्चुअल मालिक है, वो एक तरह से, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बेटी यहाँ रह रही है, उसके पिताजी का फ्लैट मकान दे रखा है एक, उसमें 4 फ्लोर हैं रहने के लिए, तो एक फ्लोर तो रेजिडेंशियल हो गया, दूसरे फ्लोर पर तो रेंट पे लेगी और रेंट लेगी तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स पिताजी नहीं देंगे क्योंकि वो इनकम उन तक जा ही नहीं रही है, वो बेटी तक रुक गई है, तो इसे डीम्ड ऑनर कहते हैं। डीम्ड ऑनर से भी टैक्स ले लेती है गवर्नमेंट। मतलब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को ये मतलब नहीं है कि आप मालिक हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को ये मतलब है कि आपको इनकम हो रही है कि नहीं हो रही। गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करेंगे हम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपको कहीं से कोई भी इनकम हो रही है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसको इससे कोई मतलब नहीं लीगल है कि इलीगल है।
अगर मान लो कोई को ऑनर है, एक घर के दो मालिक हैं, दोनों ने मिलकर घर फ्लैट खरीद लिया, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं रह रहा उसमें, लेकिन जो किराया लेगा वो टैक्स देगा उसके ऊपर, दोनों नहीं टैक्स देंगे। अगर दोनों किराया ले रहे हैं आधा आधा तो दोनों टैक्स देंगे आधे आधे पे वैल्यू पर, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक किराया अर्न कर रहा है उसका तो एक उस पर टैक्स देगा। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट ने, किसी एनजीओ ने उसने खरीद ली और एक व्यक्ति के नाम पे खरीद ली, इंडिविजुअल नेम पर, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसका डीम्ड ऑनर उस ट्रस्ट को माना जाएगा और ट्रस्ट के ऊपर छूट है, ट्रस्ट की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। और जितनी भी इनकम होती है वो एक्रूअल बेसिस पे ही टैक्सेबल होती है। मान लो एक किराएदार ने 12 में से 8 महीने किराया दिया, 4 महीने किराया नहीं दिया, तो किराया नहीं दिया तो टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो टैक्स होता है वो आपका एक्रूअल बेसिस पे होता है, जो इनकम आपने जनरेट की वो। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के भी काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। पहला रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वो सारी प्रॉपर्टी आती है जिसमें आप रह रहे हैं, आपने रहने के लिए किसी को दे रखा है, वो सब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के बेसिस पर एक प्रॉपर्टी का छूट मिल जाता है। फिर आपका है कमर्शियल प्रॉपर्टी। अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑफिस स्पेस, कोई शॉप, कोई फैक्ट्री, कोई गोडाउन, कोई वेयर हाउस, आपने कुछ भी लेके छोड़ रखा है और किराए पे दे रखा है, तो वो आपकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, उस पर आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स देना पड़ेगा। कोई भी लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर अगर कोई भी लैंड आपके पास है और उस लैंड से आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है, मान लो एक मकान है आपका जिसमें 1 साल तो किराए पे किराएदार था, लेकिन 1 साल किराएदार ही नहीं था, पूरे साल ही खाली पड़े पड़े हो गया उसको, तो क्या उस प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। उसको डीम्ड लेट आउट नहीं मान सकते। डीम लेट आउट उसको मानेंगे जिस प्रॉपर्टी को आप अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हो। देखो किराए पे ना चढ़ी खाली पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार भी मानेगी यहाँ किराएदार नहीं है। लेकिन अगर आप उसका मिसयूज़, देखो मिसयूज़ अलाउड नहीं, क्योंकि दिल्ली मुंबई ऐसे मेट्रो सिटीज़ में प्रॉपर्टी की बड़ी दिक्कत है, लोगों के पास तो घर नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट कहते हैं मिसयूज़ अलाउड नहीं है। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है आपके पास तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी फैक्ट्री है, कोई ऐसा गोडाउन है जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, उसकी छूट है। अब हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देख लें। सबसे पहले हर हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे आएगी? जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल टैक्सेस मतलब जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, वो जो हम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं हर साल, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा वो नेट एनुअल इनकम आएगी, उस पर 30% की डिडक्शन मिल जाएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसके अलावा आपने घर बनाने के लिए कोई लोन ले रखा है और लोन की आप ईएमआई भर रहे हो, तो ईएमआई की कोई छूट नहीं है, लेकिन ईएमआई पे जो लगने वाला इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे आपको छूट मिलेगी, मतलब वो माइनस कर सकते हो आप इनकम में से, उससे आपकी इनकम कम हो जाएगी। लेकिन वो घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब अपने रहने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या उस पर लोन आपने जो है ले रखा है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन लिया था, तो भी आपको इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। उसके अलावा जो भी आप हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनसिपल टैक्स, ऐसे कोई टैक्स जमा करते हो तो उन टैक्स की भी आपको छूट मिल जाएगी। अब ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड है, ये भी मैंने आपको बता दी है। प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये भी मैंने आपको बता दी है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पाउस की अलग अलग हो तो उसमें एक ही घर की वो छूट ले सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई प्रॉपर्टी माइनर बच्चे के नाम है, एक पिता के नाम है, एक पत्नी के नाम है, मतलब पिता, माता और बेटा, 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब तीनों को अलग अलग बना के थोड़ा ना टैक्स भर देंगे कि भाई तीनों एक एक घर के छूट ले लेंगे और बच जाएगा, नहीं, तीनों के लिए एक ही घर माना जाएगा। मतलब माता पिता के साथ बच्चे को भी इंक्लूड करके देखा जाएगा, माइनर चाइल्ड को, मेजर चाइल्ड को नहीं। मेजर चाइल्ड अपनी अलग प्रॉपर्टी की छूट ले सकता है। कोई चैरिटेबल पर्पस, एनजीओ, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ये हाउस प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो गया। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस कौन कौन से होते हैं बताइए, कौन से बिजनेस होते हैं? जब आप टैक्स की, सॉरी सर, बोलिए। जॉब हो गई, कोई बिजनेस जैसे आप सेल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब चीजें। हाँ, यहाँ पे जॉब को रिलेट मत करना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन, यहाँ पे जॉब है वर्क, जॉब वर्क है।
ठीक है, यहाँ पे जॉब आप ना ही लिखो तो अच्छा एग्जाम में, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगी सैलरी इनकम और इसमें। वैसे जॉब एक वर्क होता है। अब मैं बता दूं आपको बिजनेस, हमारे इनकम टैक्स के अंदर कहीं नहीं लिखा कि इलीगल क्या है लीगल क्या है। यहाँ पे सब कुछ लीगल है, जैसे पैसा आ रहा है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, अफीम बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, तो भी आप इनकम आ रही है तो वही टैक्स ले लेगी सरकार। पुलिस अपना काम करेगी वो अलग है, लेकिन ये तो टैक्स ले लेंगे आपसे। तो कहीं से भी आप इनकम जनरेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपने पुरानी गाड़ियों का आपका काम है, आप पुरानी गाड़ी खरीदते हो और उसको बेच देते हो, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा पैसा लगाया, ठीक ठाक करा के बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। जहाँ पर भी आपने प्रॉफिट वर्ड को ऐड कर दिया वो बिजनेस हो गया। किसी भी चीज़ में आप प्रॉफिट ऐड कर लो वो बिजनेस है। बिजनेस केवल वही नहीं है जो हम इंडस्ट्री के अंदर कोई इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं, कोई शॉप खोल के बैठे हैं, वो भी चीज़ है जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर जो है प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाता है, ना तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना वो पैसा लगा रहा है, वो केवल बिकवाता है, सेल परचेज कराता है, अपनी कमीशन ले लेता है। तो कमीशन भी बिजनेस इनकम में आएगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो बाइंग और सेलिंग की हो गुड्स की, वो इनकम कहलाती है बिजनेस के अंदर। बस प्रॉफिट जनरेशन होना ज़रूरी है। मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब शेयर ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग, अगर शेयर ट्रेडिंग भी आप एज ए ब्रोकर कर रहे हैं तो वही बिजनेस है, फिर वो बिजनेस है। पर्सनल के लिए कर रहे हैं और लगातार रोज़ करते हैं, रोज़ सुबह खोल के बैठ जाते हैं, तो वो बिजनेस है। लेकिन आप ऑप्शनल कभी कभी कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगा के पैसे कमा ले, वो बिजनेस नहीं है, वो आपका क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो वहाँ चला जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ट्यूशन पढ़ाने की, तो ट्यूशन पढ़ा के मैं आप जो पैसे आपसे अर्न कर रहा हूँ वो मेरी बिजनेस इनकम है, वो मेरा सर्विस सेक्टर से कमाई हुई इनकम भी बिजनेस इनकम है। डॉक्टर अपने क्लिनिक में पेशेंट्स देखता है तो पैसा ले रहा है, फीस ले रहा है, तो वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की भी फीस होगी तो वो सर्विस है, सर्विस मतलब बिजनेस। लॉयर केस लड़ रहा है, क्लाइंट का पैसे ले रहा है, तो वो भी बिजनेस है, वो बिजनेस के हेड में ही इनकम टैक्स भरेगा, मतलब ये बिजनेस वाले फॉर्म भरेंगे, ये कहने का ये मतलब है। प्रोफेशनल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्टिस्ट जो होते हैं, ये सब क्या है, ये प्रोफेशनल है। जनरली बिजनेस तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम की। तो क्या, जब मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कभी भी कमाओगे उस पर टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या लॉस पे भी टैक्स देना पड़ता है? तो लॉस की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक साल आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया बिजनेस में, अगले साल उस लॉस को आप सेट ऑफ कर लोगे, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। तो कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड किया, 2 लाख का लॉस अगले साल लेगा, अगले साल प्रॉफिट हो गया 4 लाख का, तो 2 लाख सबसे पहले माइनस हो जाएगा, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो सेट ऑफ हो जाएगा, प्रॉफिट में से 4 लाख में 2 लाख सेट ऑफ हो गया और बाकी बचा 2 लाख, उस पर टैक्स लग जाएगा बिजनेस इनकम का। तो ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड भी हो गया, आपको साथ साथ मैंने समझा दिया। सर एक प्रॉब्लम है प्लीज, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड में मुझे एक प्रॉब्लम है। कहते हैं कि इनकम टैक्स जब लगता है वो उस पे लगता है जो मैंने पिछले साल में कमाया है, लेकिन अगर मेरा उस पे लॉस हुआ है तो फिर उस पे टैक्स कैसा? थोड़ा ये टैक्स मुझे तो है ही नहीं ना, नहीं उस पर टैक्स ही नहीं है। तो फिर मान लो आपने इस ये साल बोला- मुझे 2 लाख का हाँ। बिजनेस में लॉस हुआ, तो ओके। मैंने टैक्स तो कुछ नहीं दिया सरकार को, लेकिन वो लॉस मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। लॉस मैंने मतलब इसलिए कैरी फॉरवर्ड किया कि सरकार मेरे सुख में ही साथी, थोड़ा ना दुख में भी साथी होनी चाहिए ना। तो अगले साल मैं 4 लाख कमाया, तो 4 लाख मैंने कमाया, तो 4 लाख तो गवर्नमेंट थोड़ा टैक्स मांग लेगी मुझसे। जो पिछले साल मेरे को लॉस हुआ उसको कौन भरपाई करेगा? ओ, तो अच्छा, सरकार वो- हमारी सुख की नहीं दुख की भी साथी है। ओ थैंक यू सो मच सर, ये मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी इसमें, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो सरकार हमारी सुख की नहीं दुख की भी साथी है, यानी कि वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी कमाई में तो हिस्सा लूँगी लेकिन तुम्हारे लॉस में भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। यानी कि अगले साल प्रॉफिट में आपको, मान लो कि अगले साल 4 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, केवल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और हमारा लॉस तो 2 लाख है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसको और अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यस नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जब तक सेट ऑफ नहीं हो जाएगा तब तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा वो। ठीक है, ये सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अगर मैं आपको पढ़ाता है एज ए बीकॉम स्टूडेंट, तो फिर मैं आपको इसका रूल बताता है। इसमें एक मैक्सिमम लिमिट है, 1 साल हो सकता है इतना सारा लॉस हो जाए जो अगले साल पूरा ही ना हो पाए या और सालों तक, और ऐसा तो फिर सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा। तो सरकार क्या करती है, इसमें लिमिट फिक्स कर दी है कि 50,000 तक ही आप हर साल कैरी फॉरवर्ड जो लॉसेज है उसमें सेट ऑफ कर सकते हो। 50-50-50 करते करते जब तक पूरा नहीं हो जब तक करते रहोगे ऐसे। वो अलग रूल है, वो आपके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो केवल लॉ स्टूडेंट हो, आप बीकॉम स्टूडेंट नहीं है इसलिए।
उसका आपको कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दो। आप केवल इतना ही पढ़ो कि अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा और सेट ऑफ हो जाएगा। अब ये हो गया आपका। अब जो भी टैक्स पेयर हैं, जो इंडिविजुअल हैं वो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स दे सकते हैं, जो कंपनीज़ हैं वो भी बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स दे सकती हैं, जो फर्म्स हैं वो भी टैक्स दे सकती हैं। मतलब लीगल पर्सन भी टैक्स दे सकता है, कहने का ये मतलब है। एक्चुअल पर्सन हम तो हैं ही, लिविंग तो हैं ही, और लीगल पर्सन भी इस पर टैक्स दे सकता है। अब ये जो इनकम होती है बिजनेस में वो कैसे होगी? सेल ऑफ गुड्स से आएगी, कोई सर्विस प्रोवाइड किया आपने उससे आएगी, कोई ट्रेड एंड प्रोफेशन की कोई इनकम है आपकी उससे आएगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस एसेट्स है आपके पास जिसकी आपने सेल परचेज किया, उसकी वैल्यू में ऐड ऑन किया, वैल्यू में ऐड ऑन करने से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से, तो वो आपका इनकम है। कोई कमीशन आपने अर्न की, कोई ब्रोकरेज आपने अर्न की, कोई रॉयल्टी इनकम आपको मिली, कोई शॉर्ट टर्म शेयर ट्रेडिंग आपने कर दी, तो वो तो आपकी इनकम आता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म शेयर ट्रेडिंग कर दी, मतलब लगातार आप कर रहे हैं, रोज़ ही आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं, तो एक तरह से आपका बिजनेस हो गया वो, तो उस पर वो इनकम आपको यहीं पे टैक्स देना पड़ेगा। अब जब हमारा बिजनेस में एक चीज़ समझना हमें ज़रूरी है, वो है डेप्रिसिएशन का क्लॉज। हमारे पास फिक्स एसेट्स होती है और फिक्स एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये जो हमें डेप्रिसिएशन लगता है, ये कैसे? डेप्रिसिएशन के दो तरीके हैं, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और एक स्ट्रेट लाइन मेथड है। मतलब हमने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाया, वो आया 1 लाख। 1 लाख हमारे साल माइनस करते रहेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन है। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि 10 लाख रुपये पहले 1 लाख माइनस किया तो वैल्यू आ गई 9 लाख। 9 लाख में फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगाया तो 90,000, फिर 90,000 माइनस करके हमारे पास बचा 8,10,000। 8,10,000 पे फिर अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा, ऐसे डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। इस पर अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेता है डेप्रिसिएशन का। अब अलाउंसेस को हम इसमें देखो, बिजनेस के साथ जो अलाउंसेस होते हैं उसको भी हम माइनस कर सकते हैं। अब ये अलाउंसेस कौन कौन से होते हैं? एक्सपेंसेस, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरी है उसकी पेमेंट कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर हैं तो सैलरी को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, उसकी माइनस हम कर सकते हैं इनकम में से। रेंट, यूटिलिटी, ऑफिस मेंटेनेंस, ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा। कोई हमारी प्रोफेशनल टैक्स है, फीस है, चार्ज है जो गवर्नमेंट हमसे चार्ज कर रही है, वो सब माइनस हो जाएगा। एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सब हमारे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये सब माइनस हो जाएगा। फिर हमारे इसमें बिजनेस एंड प्रोफेशन में और भी है डिडक्शन, जैसे बैड डेप्ट, एक्सपेंसेस, रिपेयर, मेंटेनेंस, ये सब हमारे माइनस हो जाएंगे। ये सारे माइनस करने के बाद हमारा नेट इनकम निकलेगी बिजनेस की। उस नेट इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे। नेट इनकम पर ही हमेशा टैक्स लगता है। ये हमारा बिजनेस कंप्लीट हो गया। अब चौथा फिंगर हमारा आ गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेंस। अब कैपिटल गेंस की जब हम बात करेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए ये सोचेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी इनकम आ रही है जिसमें हमने कभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन अब इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने शेयर खरीद के छोड़ दिए, 5 साल बाद उन शेयरों की वैल्यू इनहेंस हो गई और मैंने उसको मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा लिया। 2 लाख के शेयर खरीदे थे, 5 साल बाद वो 3 लाख के बिक गए, तो 1 लाख का मुझे गेन हुआ। तो सरकार जहाँ पर भी इनकम जनरेट करोगे वहाँ पर टैक्स लेगी आपसे। तो यहाँ पर आपने इनकम जनरेट की तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स आपका कितना लगेगा इसके अंदर कैपिटल गेन में, वो अभी हम देख लेंगे, लेकिन 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, कोई एसेट्स बेची आपने, कैपिटल एसेट्स। अब ये जो कैपिटल एसेट्स वर्ड है वो एसेट्स होती हैं जो इमूवेबल होती हैं, मूवेबल होती हैं, ठीक है, लेकिन इनकम जनरेट करती हैं, यानी कि इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, इसकी कीमत है, वो कैपिटल एसेट्स है। जो जिसकी कैपिटल है वो कैपिटल एसेट्स है। जैसे लैंड, कभी भी लैंड की कीमत जीरो नहीं होगी, हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये बात अलग है कि आपने ज़्यादा खरीदा और आपको वैल्यू कम हो गई, लेकिन होगी ज़रूर वैल्यू, तो वो कैपिटल एसेट कहलाएगी। बिल्डिंग, बिल्डिंग की हमेशा एक वैल्यू होती है। उसके अलावा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके पास क्या है, एसेट्स हैं। अब व्हेन टैक्स पेयर सेल दिस एसेट, जब भी टैक्स पेयर इस एसेट्स को सेल करेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो होने वाले प्रॉफिट है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये सेल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए परचेज से। जब भी ये सेल की वैल्यू परचेज से ज़्यादा होगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे हम इस टैक्स को, बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे।
तो कैपिटल एसेट पे कैसे इनकम आएगी आपकी, सबसे पहले जिस अमाउंट पे आपने इसको परचेज किया, फिर आपने जिस अमाउंट पे उसको सेल किया, तो सेल में से परचेज प्राइस माइनस हो जाएगा। इसके साथ साथ माइनस हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान लो कि आपने कोई चीज़ खरीदी, उसको लाने में आपका खर्चा लगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एसी खरीदा शॉप से, पेमेंट कर दी 40,000, लेकिन घर तक आने के लिए रिक्शे वाला चाहिए ना, तो रिक्शे वाले के 500 रुपये की पेमेंट एक्स्ट्रा और लग रही है, तो वो भी एक तरह से परचेजिंग कॉस्ट हो गई, तो वो भी माइनस हो जाएगी। तो इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसा प्राइस जो उसको मेंटेन लाने में या उसको ख़रीदने में खर्चा हुआ हो वो। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इतने साल अगर हमने एसेट्स को रखा तो उसके मेंटेनेंस पे कोई ना कोई पैसा खर्च किया होगा, तो वो पैसा भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये ऐसे हमारा जो माइनस कर देंगे क्या निकल जाएगा, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट माइनस अदर एक्सपेंसेस। अगर कोई और एक्सपेंसेस हुआ तो वही माइनस कर देंगे। अब हमें ये डिसीजन लेना है कि वेदर अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि दोनों का टैक्स रेट अलग अलग है। अभी आपको जब थ्योरी लिख रहे हो तो आपको टैक्स रेट से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये समझना है कि शॉर्ट टर्म क्या होता है और लॉन्ग टर्म क्या होता है। जो भी फिक्स एसेट आपने 36 मंथ तक अपने पास रखी, 36 मंथ तक आपने अपने पास रखी या उससे ज़्यादा रख ली, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गई। और जो 36 मंथ और उससे कम समय तक अपने पास रखी, वो आपकी क्या हो गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ गई। 36 महीने यानी कि 3 साल, 36 मंथ मतलब 3 साल तक आपने अपने पास रखी। लेकिन अगर यही कैपिटल हमारी शेयर है, जो हमने शेयर खरीदे थे या बॉन्ड्स खरीदे थे या सिक्योरिटीज़ खरीदी थी, तो उसके लिए 12 महीने का पीरियड माना जाता है। जो भी शेयर आपने 12 महीने से ज़्यादा अपने पास रखे वो लॉन्ग टर्म में चले जाएंगे, 12 महीने से कम में रखे तो वो शॉर्ट टर्म में आ जाएंगे। अब कैपिटल गेन में हमारी कुछ अजम्पशन भी है, जैसे ऑनरशिप ऑफ एसेट्स। यहाँ पे टैक्स केवल ऑनर को देना पड़ेगा, दूसरा व्यक्ति टैक्स नहीं दे सकते। जैसे वहाँ पर मैंने बताया था हाउस में तो डीम्ड ऑनर भी टैक्स दे सकता है, लेकिन कैपिटल में ऐसा नहीं है। कैपिटल में केवल ऑनर ही टैक्स देगा, जो ऑनर होगा वही देगा। यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड करने के लिए, और वैल्यू हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको क्या क्या समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन हमेशा कैपिटल एसेट पे होता है, और कैपिटल एसेट वो चीज़ है जिसकी कोई वैल्यू है, कोई मार्केट में उसकी कीमत है। इसको जब भी ट्रांसफ़र करोगे तभी टैक्स लगेगा। इसमें ये भी देखना पड़ेगा आपने कितने टाइम इसको होल्ड किया, पीरियड ऑफ होल्डिंग, सेल प्राइस, सेल कितने का था आपका। और इसके अलावा कुछ आपके और भी एसेट्स होते हैं जो प्रोविजनल एसेट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड पे कैपिटल गेन नहीं लगता है। एग्रीकल्चर लैंड तो टैक्स फ्री रहता है हमेशा, वो भी लैंड है लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड है इसलिए। उसके अलावा आपके बैंक में कोई एफडी है, डिपॉजिट कर रखा है आपने 2 साल का 3 साल का, उस पर मतलब इंटरेस्ट तो मिल रहा है लेकिन वो कैपिटल गेन नहीं माना जाता, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। कोई गवर्नमेंट आपने बॉन्ड्स खरीद रखे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद रखी हैं, ठीक है। बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट स्कीम टाइप होता है, इसमें आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चला जाता है। एक शेयर मार्केट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदा है, एनएससी खरीदा है, तो एनएससी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू, तो वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में। तो ये कैपिटल गेन हो गया। लास्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कहीं पर नहीं आया, जो इनकम कहीं नहीं आई, वो इनकम कहाँ आ गई, वो इनकम आ गई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम टैक्सेबल कर देंगे। अब कौन सी इनकम हो गई, मतलब डिविडेंड मिला आपको कोई, डिविडेंड मतलब आपने कोई इंडियन कंपनी या किसी फॉरेन कंपनी को शेयर खरीद रखे थे, और कंपनी को जब भी प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या देती है, बदले में डिविडेंड दे देती है। तो डिविडेंड पे आपको क्या होगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स फ्री इनकम हो जाती है आपके लिए। लेकिन अगर डिविडेंड में 2 तरह से आपको देखना पड़ेगा, कंपनी के हेड में और इसके बेनिफिशियर के हेड में। अगर कंपनी ने डिविडेंड जो है डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया है बेनिफिशियर के हेड में, तो बेनिफिशियर को उस पर टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पर। तो डिविडेंड इनकम जो भी रिसीव होगी उस पर टैक्स लगेगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट इनकम, आपको कोई बैंक में आपने एफडी करा रखा है, एफडी के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिला, आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला, आपने गवर्नमेंट के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीद रखे, आपने कोई कंपनी के डिवेंचर्स खरीद रखे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीद रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, आपने लोन
किसी को लोन दिया हुआ उस पर आपको इनकम हो रही है, उस इनकम पर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। आपने कुछ एडवांसेस दिए हुए हैं, लिए हुए हैं, उस एडवांसेस पे किस तरह की अर्निंग हो रही है आपको, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपने कोई मशीनरी, कोई आपने लैंड, कोई प्लांट, कोई बिजनेस एसेट्स आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खरीद के बेच दिया, मतलब आपका बिजनेस नहीं है लेकिन आपने क्या किया, एक सौदा मिल रहा था, आपने सौदे में इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे कोई इनकम जनरेट हो गई, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। आपको कोई गिफ्ट मिला, कोई प्राइज़ मिला, ये सारे गिफ्ट और प्राइजेस की जो इनकम है वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आपने कोई लॉटरी में पैसा जीत लिया, टीवी पे आप कौन बनेगा करोड़पति में कोई शो में आपने पैसा जीत लिया, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अब मैंने बताया था जो पेंशन है वो सैलरी इनकम होती है, पेंशन को हम सैलरी इनकम मानते हैं, लेकिन यही पेंशन अगर फैमिली पेंशन, मतलब हस्बैंड की नौकरी थी उनको पेंशन मिलती थी, उनकी डेथ के बाद उनकी बीवी को पेंशन मिलने लगी, तो बीवी को जो पेंशन मिलती है उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। तो फैमिली पेंशन में जो टैक्स होता है वो सैलरी में ही लगता है, क्यों? क्योंकि बीवी ने तो कभी नौकरी नहीं की थी ना, हस्बैंड ने नौकरी की थी, तो इसलिए बीवी की जो इनकम है पेंशन की वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाती है। इसमें भी टोटल इनकम करने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कितना है 33.33%, यानी कि वन थर्ड और 15,000 जो भी कम होगा वो स्टैंडर्ड डिडक्शन लग जाएगी। आपने सब लेटिंग किया, मतलब आपका खुद का घर नहीं, आपने किसी से घर ले लिया और उसको किसी और को किराए पे चढ़ा दिया पैसा कमाने के चक्कर में, तो सब लेटिंग में भी जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। रॉयल्टी इनकम, कोई आपको रॉयल्टी से इनकम मिल रही है, कोई आपको एन्युटी पेंशन मिल रही है, मतलब एन्युटी अर्निंग हो रही है, पेंशन हो रही है, पेंशन मिल रही है, तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। कोई आपके पास फॉरेन सिक्योरिटीज़ हैं, फॉरेन कंपनी के शेयर हैं, उस पर भी आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये सारे आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गए। अब एग्रीकल्चर इनकम आपको बता देता हूँ, फिर इनकम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम पे हमारे भारत में कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो मेन प्रोफेशन है 60% पॉपुलेशन हमारी शायद एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, इसलिए इसको टैक्स फ्री रखा गया है। एग्रीकल्चर प्लस जो हमारे एग्री से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गाय का अस्पताल खोल रखा है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक जो होती है आपकी ये दाल वगैरह ऐसा कोई काम कर रखा है जिसकी खेती आप खुद कर रहे हैं, तो उस पर इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसका ब्रांड बना लिया तो वो बिजनेस हो गया, फिर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इनकम अर्न्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, जो सेक्शन 10 कहता है हमारा। इनकम जो भी आपको एग्रीकल्चर से मिल रही है, जैसे क्रॉप, प्लांट, ट्रीज, जो भी आपका, जैसे आपने अपने यहाँ पे टमाटर की खेती की, उस टमाटर को मार्केट में बेच दिया, प्याज की खेती की, प्याज को मार्केट में बेच दिया, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उसका ब्रांड बना लिया तो वो बिजनेस हो जाएगा, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब तक ब्रांड नहीं है तब तक वो एग्रीकल्चर है। कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी आपकी कल्टिवेशन ऑफ लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, रेजिंग प्लांट ट्री, पेड़ आपने लगाए अपने खेत में और पेड़ों को बड़ा किया और लकड़ी को बेच दिया मार्केट में, तो वो भी एग्रीकल्चर है। कोई फ्रूट्स, वेजिटेबल, कोई और आपने दाल वगैरह ऐसी चीज़ पैदा की, वो भी एग्रीकल्चर है। कोई आपने भैंस पाल ली, गाय पाल ली, घोड़े पाल लिए, उनको बेचने का काम शुरू कर दिया, जब तक ब्रांड नहीं है तब तक वो टैक्स फ्री है। कोई आपने एनिमल प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, घी, मक्खन ये सब बेचना शुरू किया, कोई ब्रांड नहीं है तो कोई टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर का प्रोसेस प्रोडक्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं वो, कोई जैम है, जैसे जैम है, अचार है, ऑयल शीड है, ठीक है। आप कह रहे हैं मैं अपने खेत का असली सरसों का तेल भी दे रहा हूँ आपको, तो वो आपका जब तक ब्रांड नहीं तब तक टैक्सेबल नहीं है, टैक्स फ्री है। इसके अलावा कोई एग्री बिजनेस ऑपरेशन कर रहे हैं आप, जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट बेस्ड ऑन फार्म बेस्ड प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, जैसे आपने अपने फार्म के अंदर पैदा हुई प्याज है उसके पैकेट बना लिए और उस पैकेटों को आपने सेल कर दी, जब तक टैग नहीं है उसके ऊपर, जब तक वो टैक्स फ्री है। कोई भी चीज़ अगर मान लो आपकी इनकम जो है वो मिक्स हो जाए, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिक्स हो, या अलग करना तो पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है, तो उस कंडीशन में आपका इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम लग जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिक्स इनकम 4 लाख तक की थी, जब हमने उसको ढंग से स्टडी किया तो उसमें से सिर्फ 1,50,000 ही थी नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बाकी एग्रीकल्चर इनकम थे 2.5 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपसे जो टैक्स रेट लिया जाएगा वो 4 लाख का लिया जाएगा अगर मिक्सड हो गई इनकम तो,
मतलब आपको टैक्स तो 1.5 लाख पे ही लगेगा नॉन एग्रीकल्चर, लेकिन रेट कौन सा लगेगा? रेट लगेगा 4 लाख वाला। इसको इंटीग्रेशन कहते हैं, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। ये पार्शियल इंटीग्रेशन है। तो अभी हम इतना ही करेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा क्लास रिकॉर्ड होगी नहीं, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग